समस्त छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक का जो सिलेबस है उसका 20 अंक का वीडियो होगा। ठीक है, 20 अंक जो आपके हैं वो पढ़ने पर आधारित होते हैं। इसमें ये जो आपका बिंदु पथ है, इससे हर एग्जाम में, हर पेपर में लगभग 4 नंबर का जो है वो ये बिंदु पथ कवर करता है। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। ठीक है, तो आज हम इस बिंदु पथ पर चर्चा करते हैं और फिर आगे एक अदर टॉपिक है समरूपता। यदि इन दोनों टॉपिकों को हम केवल 2 ही टॉपिक को क्लियर करते हैं तो हम लगभग 14 नंबर का जो सिलेबस है वो कवर कर लेते हैं। और इसमें कई बार तो क्या है कि ये 2 टॉपिक, एक तो बिंदु पथ और एक आपकी जो सर्वांग क्षमता है, समरूपता है, ये दोनों टॉपिक आपके पूरे 20 नंबर को कई बार कवर कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आगे जो वर्त है, वर्त से संबंधित प्रमेय हैं, उनसे एक क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का। तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम 14 नंबर ये दोनों जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, एक तो बिंदु पथ और एक आपका सर्वांग क्षमता, समरूपता। तो यहां हम सबसे पहले बिंदु पथ की बात करते हैं। तो बिंदु पथ होता क्या है, इस चीज पर चर्चा करें कि बिंदु पथ क्या चीज है। देखिए, हमने अपने लाइफ में कई ऐसी घटनाएं देखी है। जैसे हमने देखा है साधारणतया कि आसमान में पक्षी उड़ते हैं। शाम के टाइम या सुबह के टाइम हम देखते हैं कि कुछ पक्षी जो है एक स्पेशल नियम से, एक निश्चित आकृति को फॉलो करते हुए उड़ते हैं। हमने चिट्ठी देखी है, जब चिट्ठियां चलती हैं तो वो एक निश्चित, जैसे आगे वाली चल रही है उसके पीछे वाली भी वैसे ही चलेगी, उसके पीछे वाली वैसे ही चलेगी, यानी एक निश्चित नियम के अकॉर्डिंग चलती है। तो कुछ इस प्रकार के प्रतिबंध, यानी कुछ इस प्रकार का बिंदुओं का समुच्चय, बिंदु पथ क्या होगा, कुछ इस प्रकार के बिंदुओं का सेट होता है जो एक निश्चित प्रतिबंध को या नियम को या शर्त को पालन करते हुए बनता है। बिंदु पथ क्या होता है, एक बिंदुओं का समुच्चय होता है। ऐसे बहुत सारे बिंदु जो एक निश्चित नियम द्वारा बंधे हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं बिंदु पथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोल दिया कि एक कोई बिंदु है, ये इस बिंदु से नियत दूरी मान लिया कि 1 सेंटीमीटर। इस बिंदु से 1 सेंटीमीटर पर इस बिंदु के चारों ओर जितने भी ये बिंदु है, क्या बोल रहा हूं मैं, एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर इस स्थिर बिंदु के चारों ओर जितने भी बिंदु है, इस स्थिर बिंदु, चलो इसको नाम दे देता हूं ओ, इस नियत बिंदु ओ से नियत दूरी r या d पर इस बिंदु O के चारों ओर जितनी भी नियत दूरी पर ये बिंदु है, इन सब का जो समुच्चय है, इन सब का यदि हम संग्रह करें तो एक आपको डिजाइन दिखाई दे रही है, ये आपका वर्त है। ठीक है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि एक स्थिर बिंदु के चारों ओर नियत दूरी पर विद्यमान बिंदुओं का बिंदु पथ, दोबारा सुन लीजिए, एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर, एक स्थिर बिंदु के चारों ओर नियत दूरी पर, एक स्थिर बिंदु है O, इसके चारों ओर नियत दूरी r पर जितने भी बिंदु आपको दिखाई देंगे, उनका जो पथ है, जो रास्ता है, जो उसको हम क्या कहेंगे, वर्त कहेंगे। तो यहां नियम क्या पालन हो रही है, ये बिंदु किस नियम का पालन कर रहे हैं, ये जो बिंदु है वो इस स्थिर बिंदु के चारों ओर नियत दूरी पर स्थित होने के नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये
बिंदु पथ जो बना, जो भी आपका डिजाइन बना, जो इस स्थिर बिंदु के चारों ओर बिंदुओं का संग्रहण, ये आपका वर्त कहलाएगा। इसी प्रकार ले लो, कोई एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा के एक ही ओर, इस रेखा के दोनों ओर नहीं, एक ही ओर नियत दूरी पर स्थित, इस रेखा के एक ही ओर नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, जैसे ये नियत दूरी पर है, मान लेते हैं ये इस रेखा से d दूरी पर है, एक ही ओर बोल रहा हूं, दोनों ओर नहीं, एक ही ओर। तो इन बिंदुओं को यदि मैं मिला दूं, देखिए इसे, तो आपको क्या नजर आ रहा है? मैंने क्या बोला, ये रेखा L है, इस L रेखा के एक ही ओर एक निश्चित दूरी d मान लेता हूं, इस d दूरी पर जितने भी बिंदु है, इन बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा? इस L रेखा के समांतर रेखा होगी, इस L रेखा के समांतर रेखा होगी, होगी कि नहीं होगी? अब और बात करता हूं, तो यहां एक अलग नियम पालन कर रहे हैं, ये बिंदु किस नियम का पालन कर रहे हैं? ये बिंदु आपके, ये जो समस्त बिंदु है इस रेखा से एक नियत दूरी पर एक ही ओर है, तो ये जो बिंदु पथ बनेगा इस L रेखा के समांतर रेखा का बिंदु पथ बनेगा। इसी प्रकार मान लीजिए मेरे पास दो बिंदु है, दो रेखाएं, एक तो L है, एक L। इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ। अब इस रेखा से समान यानी आप उन बिंदुओं की स्थिति देखिए जो L से और M से दोनों से बराबर दूरी पर है, L से भी बराबर, M से भी बराबर। तो भाई L से बराबर है और M दोनों से बराबर है, तो इस L रेखा के ऊपर तो संभव नहीं, न M रेखा के नीचे संभव, तो कहां संभव? आपका संभव यह L और M दोनों रेखाओं से समान दूरी पर यदि मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा? ये कहूंगा। तो ये क्या है? इन दोनों रेखाओं के मध्य से गुजरने वाली समांतर रेखा, दोनों रेखाओं के मध्य से गुजरने वाली समांतर रेखा आपका बिंदु पथ हो गई। तो दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा? दोनों समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर रेखा। क्लियर? तो ये अलग नियम का पालन कर रहे हैं। एक देखिए, एक कोई वर्ग है, एक कोई ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसका ये केंद्र है, या एक ये कोई पहिया है, क्या है? पहिया है, ये पहिया है। अब मैं क्या करूं? इस पहिए को लुढ़का दूं, इस पहिए को चलाऊं, तो इसका जो केंद्र है ना, इसकी गति का बिंदु पथ क्या होगा? अब सोचिए, आप अपने माइंड में सोचिए कि आपके पास एक पहिया है, एक टायर है, एक टायर है, उस टायर का ये केंद्र है, उस केंद्र में आप कोई चीज एक ऐसे पिरो दीजिए और अब उस टायर को आप घुमाओगे, चलाओगे, तो क्या होगा? ये क्या दूरी है कभी चेंज होगी? नहीं होगी। तो जब इसकी गति में करवाऊंगा, गति करवाऊंगा, तो ये इस प्रकार से चलेगा, ये तो निश्चित है भाई। ये दूरी तो दो, इस P बिंदु की और O बिंदु की दूरी तो चेंज होने से नहीं, ये दोनों दूरियां कभी चेंज नहीं हो सकती, या हो सकती है? ये दोनों दूरियां चेंज होने से नहीं। अब जब मैं टायर को घुमाऊंगा तो ये टायर आगे बढ़ेगा, तो ये O बिंदु और P बिंदु क्रम से यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, तो क्या बनाइए? ये समतल के समांतर रेखा बन गई। तो जब एक टायर को, एक पहिए को के केंद्र को, जब एक पहिए को चलाया जाता है समतल में, तो इसके केंद्र की गति का बिंदु पथ क्या होगा? समतल के समांतर रेखा, ये समतल के समांतर। मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये सब आपको मैं एक नंबर का जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसको कवर करने के लिए बता रहा हूं। तो क्या होगा? एक समतल के समांतर रेखा होगी। अब देखिए, क्वेश्चन दे सकता है कि कोई एक घड़ी है, इस
घड़ी का जो सुई है मिनट वाली या घंटे वाली, इसका बिंदु पथ क्या होगा? भाई साहब ये घड़ी है, जब ये सुई चलेगी तो ऐसे ही तो चलेगी, ऐसे चलेगी तो क्या बनेगा बोलिए? तो ये आपका बनेगा, बोलिए, वर्त बनेगा। तो घड़ी के मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई या सेकंड वाली सुई का बिंदु पथ क्या होगा? एक वर्त होगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई एक, आपने देखा होगा एक पेंडुलम वाली घड़ी, एक घड़ी होती है, उस घड़ी के नीचे एक पेंडुलम इस प्रकार से एक तार से कुछ इस प्रकार का लटका हुआ होता है और ये इस प्रकार से चलता है ऐसे, ये यहां तक आ जाता है, कई बार एक स्थिति यहां तक आएगी फिर वापस जाएगा, तो ऐसे चलेगा ये ऐसे। ये कोई घड़ी है, इसके नीचे एक तार से या धागे से एक कोई चीज को लटकी हुई होती है, इसको पेंडुलम बोलते हैं। तो जब भी घड़ी चलती है तो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो ये जो धागा या तार बंधा हुआ है, इसकी गति कैसे होगी? ऐसे होगी, ऐसे, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इसकी गति क्या हुई? इसकी सरल आवर्त गति क्या हुई? सरल आवर्त गति, सरल आवर्त या दोलन आवर्त गति, ठीक है। तो ये क्या है? एक सरल आवर्त गति, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं वर्त। इसका जो बिंदु पथ बनेगा वो क्या बनेगा? वर्त का चाप, वर्त का चाप। पेंडुलम का जो बिंदु पथ होगा, घड़ी के पेंडुलम का जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा? वर्त का एक चाप होगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। एक दूसरा हम यहाँ 2-3 पर में कुछ यहाँ सिद्ध भी करेंगे, ये देखेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, कोई एक बिंदु है, सपोज कीजिए ये ए बिंदु है और ये कोई बी बिंदु है। अब मैं एक ऐसा बिंदु लेना चाहता हूं यहां जो ए से भी बराबर दूरी पर हो और बी से भी बराबर दूरी पर हो। तो या तो यहां होगा या फिर यहां कहीं पर भी ले लो। तो ये बिंदु सी ले लिया। सी बिंदु कैसा है कि ए बी ए सी और बी सी दोनों सेम है, यानी समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। एक नंबर में आ सकता है कि किन्हीं दो बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? किन्हीं दो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ बिंदु है सी, यानी ए से और बी से दोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु सी है। इस सी का बिंदु पथ क्या होगा? तो इसका जो बिंदु पथ होगा, इन दोनों ए व बी को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होगा। क्या होगा? ए व बी को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक, लंब अर्धक क्या होगा? लंब अर्धक। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि दो स्थिर बिंदु है, दो स्थिर बिंदु से समान दूरी पर या समदूरस्थ, किन्हीं दो बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। क्लियर। एक और चीज है, मान लो आपके पास कोई दो रेखा है। अब मैं यहां रेखा ले रहा हूं, वो प्रतिच्छेदी ले रहा हूं। इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? देखिए, दो स्थितियां होती है दो रेखा लेने की। एक तो मान लो दोनों रेखाएं समान है, मैं बोलूं किन्हीं दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, किन्हीं दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। तो यहां पर दो स्थितियां हो सकती है। एक तो ये कि जब दो रेखाएं, लेने वाली रेखाएं समांतर है तो आपकी इन दोनों रेखाओं के समांतर मध्य से गुजरती हुई रेखा होगी। यदि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इसका बिंदु पथ क्या होगा? अब इसका बिंदु पथ निकालने के लिए एक बिंदु है, सपोज कीजिए यहां से ये आपका पीएम और ये पीएम। ये कह रहा है कि इस एन रेखा से समान दूरी पर मान लेते हैं पी बिंदु है और एन
एम, ये एम रेखा से समान दूरी पर पी बिंदु है, ये पी बिंदु एम और एल और एम दोनों रेखाओं से समदूरस्थ है, तो इसका जो बिंदु पद होगा वो क्या होगा, इन दोनों के जो बीच कोण है, इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच जो कोण है उसका अर्धक होगा। दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के कोणार्ध पर स्थित होगा ये, यानी दोनों रेखाओं के बीच जो कोण है उसके अर्धक पर स्थित होगा पी बिंदु। तो दोबारा सुन लीजिए, कोई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो उन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पर दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं के कोण का अर्धक होगा, कोण का अर्धक होगा। यदि दोनों समांतर रेखाएं हैं तो उसका बिंदु पद क्या होगा, दोनों के बीच से गुजरने वाली समांतर रेखा होगी। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि यदि कोई दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के अर्धक पर स्थित कोई बिंदु है, यदि कोई दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के अर्धक पर स्थित, कोणार्धक पर, कोण के अर्धक पर स्थित कोई बिंदु है तो वो हमेशा दोनों रेखाओं से समान दूरी पर होता है, चाहे वो यहां हो चाहे यहां हो, कहीं पर भी। तो ये 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो यहां कवर हो जाता है। दोबारा देख लीजिएगा, एक स्थिर बिंदु के चारों ओर नियत दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पद क्या होता है, एक वर्त होता है। क्या होता है, एक वर्त होता है। फिर मैंने बताया कि एक कोई रेखा है, इस रेखा के एक ही ओर नियत दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, इस रेखा के समांतर रेखा होगी, इस रेखा के समांतर रेखा होगी। फिर मैंने बताया कि कोई दो समांतर रेखा है, इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, तो दोनों के मध्य से गुजरने वाली समांतर रेखा होगी। फिर मैंने बताया कि एक कोई पहिया है, ये समतल पर लुढ़क रहा है, तो इसके केंद्र का बिंदु पद क्या होगा, तो समतल के समांतर रेखा होगी। क्या होगी, समतल के समांतर रेखा। फिर मैंने बताया कि कोई एक घड़ी है, घड़ी की सुई का बिंदु पद क्या होगा, कोई सी भी सुई हो सकती है, मिनट वाली, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो मिनट वाली, सेकंड वाली, घंटे वाली कोई भी सुई दे सकता है, तो सभी सुइयों का बिंदु पद क्या होगा, एक वर्त होगा। फिर मैंने बताया कि एक कोई घड़ी है पेंडुलम वाली, उसके पेंडुलम की गति कैसी होगी, वर्त का चाप होगा उसकी गति, वर्त का चाप। भाई इस प्रकार से एक चाप सा बनेगा, इस प्रकार से एक चाप सा बनेगा, ऐसे चलेगी वो, तो ये हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि यदि कोई दो बिंदु है, इन दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है सी, इस सी का बिंदु पद क्या होगा, इस सी का बिंदु पद दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होगा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंबवर्धक होगा। यानी ये जो है आपका यहां समकोण बनाएगा और ये दोनों भाग बराबर होंगे। इसका उल्टा भी सकते हैं कि किन्हीं दो रेखाओं, किसी रेखा का लंबवर्धक पर स्थित कोई भी बिंदु जो है वो उन दोनों बिंदु से समदूरस्थ होता है। यानी ये कोई रेखा आपकी एल है, ये कोई रेखा आपकी एल है जो कि एपी का लंबवर्धक है, एल रेखा एबी का लंबवर्धक है। तो एल पर आप कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लीजिए, वो ए और बी से हमेशा समान दूरी पर होगा। ठीक है, तो दोनों तरह से याद रखना है, काम में भी आएगा आगे समस्या समाधान करने के लिए। फिर मैंने बोला कि कोई दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पद दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं का कोणार्ध का अर्धक होगा, कोण का अर्धक होगा। इसका उल्टा भी सकते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के कोणार्ध पर स्थित बिंदु सदैव उन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर होता है। तो ये चीज यदि आपके सामने है तो आप इस एग्जाम का एक अंक जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार जो बुक की प्रॉब्लम है उन पर और चर्चा कर लेते हैं। आपके पास 10.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य लिखिए, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। पहला है, किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु का समुच्चय एक रेखा होती है। कोई भी रेखा है उससे समान दूरी पर, उससे क्या है, समान दूरी पर स्थित। अब समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या है,
एक रेखा होती है, ये कोई जरूरी थोड़ी है भाई। कैसे? मान लो ये कोई रेखा है मेरी, बीच वाली रेखा ले लेता हूं, तो एक ऊपर वाली रेखा भी हो सकती है समान दूरी पर, नीचे भी हो सकती है, तो दो समांतर रेखाएं होगी, दो समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, तो आपकी पाठ्य पुस्तक का जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है कि किसी रेखा से समान दूरी पर, कोई भी एक रेखा उससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होती है। ये भाई एक रेखा नहीं हो सकती, क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने एन रेखा ली, अब इस एन रेखा से समान दूरी पर, भाई ये दूरी डी दूरी मान लो, तो ये बिंदु हो जाएंगे एन रेखा वाले, और एन रेखा वाले भी तो हो सकते हैं भाई, ऊपर भी बिंदु ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं। तो ये एक रेखा नहीं होगी, ये एक समांतर रेखाओं का युग्म होगा, तो ये असत्य कथन है। यदि ये कहता ना कि एक रेखा से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक समांतर रेखा युग्म होगा, तो हम कहते थे सही है, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये एक समांतर रेखा युग्म होगा, एक रेखा नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ, एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए हुए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित है। सही है, सत्य है। तीसरा है तीन दिए गए बिंदु सरेख तभी होंगे, तीन दिए गए बिंदु सरेख तभी होंगे जब वे एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं हो। अरे भाई ये कह रहा है कि कोई भी तीन बिंदु ऐसे सरेख तभी होंगे, क्या कह रहा है, सरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये तीन बिंदु सरेख हो सकते हैं क्या? एक रेखा में हो सकते हैं? ये तीनों बिंदु एक रेखा में कभी नहीं हो सकते, सरेख कभी नहीं हो सकते। सरेख होने के लिए क्या जरूरी है? एक ही रेखा पर स्थित होना जरूरी है, तो ये कथन असत्य है। अरे भाई सरेख, ये तीन बिंदु लिए मैंने, ये यदि मेरी इस एम रेखा पर है तो सरेख हो गए, और यदि एक भी ऊपर नीचे हो गया, जैसे ये बिंदु एक ऊपर हो गया, तो ये सरेख नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं की समांतर रेखा होती है। सत्य है, ये अभी बताया आपको। कोई दो रेखाएं हैं इससे समदूरस्थ, ये एन रेखा का जो बिंदुपथ बनेगा वो है, तो दोनों के बीच समांतर रेखा होगी। आगे चलते हैं। पांचवें दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दो दिए गए बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का अर्धक होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चौथे में देखिए क्या कर रहा है, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। यहां देखिए दो के सराइज हो गए, ये चौथा आपका असत्य होगा, क्योंकि यदि दोनों, यहां स्थिति क्लियर नहीं है, यदि दोनों रेखाएं समांतर है, दो समांतर रेखाओं से नियत दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ पूछता है, तो दोनों के बीच समांतर रेखा होगी। यदि दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो आपका कोण का अर्थक होगा। तो चौथा कथन असत्य है, क्योंकि यहां स्थिति क्लियर नहीं है। स्थिति क्लियर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां केवल इतना ही बोल रहा है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। अब दो रेखा वो हो सकती है एसीओ या एसीओ, एसी होगी तो ये बिंदुपथ होगा, एसी होगी तो ये बिंदुपथ होगा। क्लियर? एक आपको पूछा जा सकता है कि कोई एक बिंदु है जो तीन बिंदु एबीसी से समदूरस्थ है, एबीसी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया कि समान दूरी पर, मान लीजिए ये पी बिंदु है जो इससे भी समान दूरी पर है, इससे भी समान दूरी पर है, इससे भी समान दूरी पर है, तो ये क्या कहलाता है? इसका बिंदुपथ होगा वर्त का परिकेंद्र, वर्त का परिकेंद्र होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपके जो बिंदुपथ है, इस बिंदुपथ से एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इसी प्रकार का आएगा।
तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। केवल एग्जाम में जो चीज़ आने वाली है, जिसकी संभावना, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, केवल वही चीज़ें यहाँ देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ जो बताने जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं कि कक्षा 10 में जो बोर्ड की एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केवल उन्हीं प्रश्नों को देखने मात्र से आप इस चैप्टर में पूरे से पूरे अंक ले सको। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन था उस पर हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, इसमें या तो जो मैंने ये प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर दिया है इससे संबंधित हो सकता है ये, या फिर 1-2 प्रश्न और बताएंगे, उनमें से कोई आ जाएगा, 100% उनमें से आएगा। तो देखिए ये क्या है, ये कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी माध्यिका है एडी, बीई और सीएफ, और ये तीनों माध्यिकाएं इस जी पर प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ गई होगी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि एक ये एबीसी ट्रायंगल है, इसमें एडी, बीई और सीएफ मिडेन है, माध्यिकाएं हैं जो जी पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। साथ में दे रखा है कि ए जी बराबर 6 सेंटीमीटर है। ए जी, ये भाई ए जी 6 सेंटीमीटर है। और आपको दे रखा है बीई, ये पूरी दे रखी है बीई, कितनी है बीई? बीई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। और जी एफ, ये छोटे वाला पार्ट दे रखा है इसका, ये आपका 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है कि आप एक तो इस बंदे को जीडी बताओ, यानी ये बताओ, एक आप बीजी बताओ, ये बताओ, और ये, यानी यहां देखो 6 पार्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे। इन 6 में से आपको यानी 3 पार्ट दे रखे हैं और 3 पूछ रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप एक नियम जो इसका है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है, आपको बता देता हूं सीधा क्या नियम है। माध्यिका जो है हमेशा जहां एक दूसरे को मिलती है वो बिंदु उस माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। यानी ये जो जी बिंदु है ना, इस एडी को ऊपर की तरफ 2 भाग में, नीचे की तरफ 1 भाग में, यानी ऊपर इसके 2 भाग होंगे, नीचे 1 भाग होगा, इधर 1 भाग होगा। इसी प्रकार ये जो जी बिंदु है वो सीएफ को इधर केंद्र की तरफ 2 भाग, इधर 1 भाग। इसी प्रकार जो बीई है, इस बीई को जी इधर 2 भाग, इधर 1 भाग, यानी 2:1 में माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। माध्यिका एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करती है? 2:1 के अनुपात में आपका प्रतिच्छेद करती है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये चीज ध्यान रखनी है तो देखिए, मैं क्या एक नॉर्मल सी बात बता दूं आपको, एजी क्या होगा ना, चलो आप मेरे को ये बता दीजिए, एजी, चलो एक बात छोड़िए, एजी क्या होगा? ऊपर कितना है? 2 भाग, पूरा कितना हो गया? 3 भाग। यानी मैं आपको बोलूं कि एजी जो है वो एडी का 2/3 भाग है। सही है ना? देखो पूरी एडी, इसका ऊपर कितना भाग? 2 भाग। तो बताओ एजी कितना? एजी कितना है? इस पूरी का 2 भाग है, 2/3 भाग। पूरी के 3 भाग बन गए ना। अरे भाई 2 भाग तो ऊपर, 1 भाग नीचे। ये इस रेखा के कितने भाग बनाने हैं? 3 भाग बनने हैं। 3 में से आपको एजी देखना है तो एजी कितना हो गया? 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये चीज होगी। इसी प्रकार क्या आप ऐसा नहीं बता सकते कि डीजी कितना होगा? डीजी देखो 1 भाग ही तो है, तो 1/3 एडी हो गया, वो आ नहीं। इसी प्रकार आप जीसी देखिए, जीसी आपका 2/3 एफसी हो गया, और आपका जीएफ क्या होगा? 1/3 एफसी हो गया। ठीक है, अरे एक चीज समझ में आ गई तो पूरा समझ में आ गया। मोटी मोटी बात है कि माध्यिका को ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, जो माध्यिका का केंद्र होता है, वो 2:1 में विभाजित करता है। 2 भाग ऊपर है, 1 भाग नीचे है। 2 भाग ऊपर है, 1 भाग नीचे है, तो एजी बराबर कितना होगा? 2/3 एडी।
ये नीचे वाला कितना होगा 1/3 AD। क्लियर। अब देखो चर्चा करते हैं। हम जानते हैं, यहां लिख दीजिए, हम जानते हैं कि GD क्या, GD, ये GD क्या है 1/3 AD, लेकिन AD पहले याद करना पड़ेगा। चलो देखिए, चूंकि जो AG होगा, AG जो होगा 2/3 AD होगा, AG जो होगा 2/3 AD होगा। तो यहां से मैं AG का मान कितना है भाई, AG का मान 6 है, 6 बराबर 2/3 AD हो गया। तो इससे ये काट दूंगा 3 टाइम, तो AD बराबर कितना आ गया 9। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बोल दीजिए। अरे भाई ये चीज तो जानते हो आप, ये तो ध्यान रखनी है और समझा दिया कैसे आए। तो AG बराबर आपको AG दे रखा है, अब आपको ये पूछ रहा है तो पहले पूरी का पता होना चाहिए। अब पूरी का पता होना चाहिए तो पहले पूरी ये रिलेशन होता है, तो AD निकाल लो यहां से। अब आपको क्या चाहिए, आपको DG चाहिए या GD चाहिए। GD बराबर कितना होगा, GD ये 1 भाग है तो 1/3 AD। तो AD कितना है, अभी निकाला 9 है, तो कितना हो गया भाई 3 सेमी आ गया। कितना आ गया 3 सेमी। चलो BG आपको दे रखा है, BG कहां है, BG ये दे रखा है, BG ये दे रखा है, कितना है सॉरी BG ज्ञात करना है आपको, BE दे रखा है। तो BG बराबर क्या है जरा देखिए, BG ये 2 भाग है ना, 2/3 BE है नहीं, और BE का तो सीधा मान आपके पास है 9, तो 9 रख दीजिए, 3 टाइम कट गया, 6 सेमी आ गया। ये कितना आ गया 6 सेमी। अब आगे चलिए, GF आपके पास है, तो आप जानते हो GF क्या होता है, GF 1 भाग है ना, 1/3 FC होता है। तो GF कितना दे रखा भाई 4.5 बराबर 1/3 FC। तो यहां से FC बराबर क्या आ जाएगा, 5 3 15, 4 3 12 12 रे 13, 13.5 सेंटीमीटर आ गया क्या FC या CF। तो ये चीज इस प्रकार से निकलती है, बहुत ही सिंपल है। केवल क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है माध्यिकाएं हमेशा 2:1 में एक दूसरे को विभाजित करती है। केंद्र की तरफ 2 भाग होते हैं, नीचे की तरफ 1 भाग होता है। तो यहां से AG बराबर क्या हो गया 2/3, पूरे 3 हो गए ना, 2 भाग ऊपर 1 भाग नीचे, तो 2/3 AD हो गया। तो 2/3 AD हो गया। अब आपके पास AG का मान पड़ा है, तो यहाँ AG रख दो, AD का मान आ गया। अब इस पूरी का वैल्यू आपके पास 9 आ गया। आपको GT चाहिए या DG चाहिए, तो ये 1 भाग है नीचे, तो 1/3 AD, तो मान लिख दीजिए। इसी प्रकार जो GE है या जो BG है, BG आपका कितना है, BG है, ये BG जो है 2/3 BE है, क्यों सही है, तो BE का मान रख दिया, तो BG आ गया। ठीक है। इसी प्रकार CF ये आपको दे रखा है, तो FG क्या होता है, FG 1/3 FC होता है, तो FC आपका GF का मान रख दो, तो FC आ गया 13.5। तो इस प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाता है। आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर बेस। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसका 10.2 का 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पहले वाला था सेम वैसा ही है कि एक त्रिभुज ABC है जिसकी ये 3 माध्यिकाएं हैं जो कि G पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें पहला दे रखा है कि GF ये कितना है 4 सेमी है, ये डिस्टेंस, ये दूरी 4 सेमी है। तो आपको ये बताना है कि GC कितनी होगी, ये कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात, GF दे रखे ना, तो GF यानी कि GF बराबर होता क्या है, चूंकि GF बराबर आप जानते हो कि GF 1 भाग है इधर, तो 1/3 केंद्र की शीर्ष की तरफ कितना है, यानी ये 1 भाग है, इधर 2 भाग होता है, आप जानते हो आर्टिकल। तो CF GF बराबर 4 है, CF तो यहां से CF बराबर क्या हो गया, 4 की 12 सेंटीमीटर हो गया, CF आ गया। अब GC चाहिए आपको, इसलिए GC आप जानते हो
क्या होता है जीसी, शीर्ष की तरफ दो भाग होते हैं तो 2/3 एफसी या सीएफ, एक ही बात है। तो 2/3 12 कर दूं यहां 4 8 हो गया क्या, 8 सेंटीमीटर आ गया इसका। एडी देखिए, एडी दे रखा है 7.5 और जीडी पूछ रहा है। चूंकि जीडी बराबर आप जानते हो एक भाग है नीचे, 1/3 एडी होता है। एडी का मान आपके पास ऑलरेडी है, कितना है, एडी का 7.5 है, 25-75 कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसका समाधान आसानी से कर सकते हो। केवल आपको ध्यान रखना है कि माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में विभाजित करती है। शीर्ष की तरफ 2 भाग होते हैं, नीचे 1 भाग होता है। जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो 2 भाग है, नीचे 1 भाग है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्नावली का जो असली खेल है वो अब चालू होने वाला है। देखिए, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं यहां पर आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपको यहां 3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। उन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 3 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आपको बता ही दिया, यानी 4 नंबर आपकी चुटकियों में कवर होने वाले हैं। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम पे। क्या कह रहा है कि कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है जिसकी 3 माध्यिकाएं हैं, एडी, बीई और सीएफ, एडी, बीई और सीएफ। और ये तीनों माध्यिकाएं जी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कहां कर रही है, जी पर, इस जगह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि एडी कहां है भाई, एडी, ये एडी प्लस बीई जो है वो बड़ा है किससे, 3/2 ए बी से, 3/2 ए बी इससे। तो चलो करते हैं, क्या चीज आने वाली है देखते हैं। सबसे पहले जो परमे वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें विशेष ध्यान रखना है। यदि 3 नंबर का प्रश्न है चाहे 6 नंबर का, परमे वाला कोई भी क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है वो लिख दीजिए, क्या सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। यदि आपका क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, और यदि 6 नंबर का है तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। तो यहां आपको क्या दिया हुआ वो लिख दीजिए। दिया है त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई व सीएफ जी पर प्रतिच्छेद करती है, जी पर प्रतिच्छेद करती है, ये दिया हुआ है। सिर्फ क्या करना है, सिद्ध करना है, जो ऊपर पड़ा है वो देख लीजिए। क्या है, एडी प्लस बीई इज ग्रेटर 3/2 AB, इज ग्रेटर 3/2 AB। अब देखिए प्रूफ में आपको क्या करना है। देखिए भाई, इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। मैं यहां पर ये जो एडी है इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं कि एजी प्लस जीडी बराबर है एडी, है नहीं भाई। जो एडी है ना वो आपकी एजी और जीडी का योग है। अब मैं यहां एजी का भाग लगा दूं तो दोनों तरफ एजी का भाग लगाएंगे तो एजी बटा एजी, जीडी बटा एजी और एडी बटा एजी। एजी से एजी कैंसिल यानी ए प्लस। आपको पता है इसके 2 भाग ऊपर है 1 भाग नीचे, तो ये 1 और ये 2, इसकी जगह जीडी की जगह 1, ये 2 बराबर क्या हो गया, हो गया कि नहीं हुआ। यहां से क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एडी बटा एजी बराबर 3/2। कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं, दोनों को जोड़ दिया। यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एडी बराबर 3/2 एजी। अब ये क्यों लिख रहा हूं, एडी बराबर क्यों लिख रहा हूं, एजी बराबर क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरे को देखो सिद्ध करने वाले में दे रखा है 3/2, तो जैसे एडी बराबर क्या हो गया 3/2 एजी। समीकरण 1
क्या मैं इसी प्रकार जैसे मैंने इसको लिखा है इसी प्रकार AT बराबर लिखा है मैंने, AT बराबर क्या लिखा है 3/2 AG। तो क्या मैं इसी प्रकार BE, कौन सी चाहिए BE चाहिए ना, BE बराबर क्या, देखिए इसको देखिए AD ये पूरा क्या है इसका 3/2 गुना है AG का, तो ये पूरा क्या BG का 3/2 गुना नहीं होगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसी प्रकार 3/2 BG। क्लियर, चलो दोनों को जोड़ देता हूं, 1 + 2 कर दें, 1 + 2 करने पर देखो क्या मिलेगा, AD + BE बराबर आपका 3/2 AG + 3/2 BG। मैं यहां से थोड़ा ऊपर से हटा देता हूं क्योंकि नीचे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, फ्रेम कट रहा है, यहां लिख देता हूं, इसको हटा दूं, क्वेश्चन जो था वो समझ में आ गया आपके। देखिए भाई यहां से क्या हुआ AD + BE, ये तो लिख देता हूं AD + BE बराबर 3/2 यहां से कॉमन ले लेता हूं, यहां अंदर क्या बचा AG + BG। देखिए AG + BG कौन सा है, इस पर गौर करिए, AG कौन सा है, AG ये है और BG कौन सा है ये है। तो भैया एक बात बताइए, आप त्रिभुज ABD में देखिए, सॉरी ABG में इन दो भुजाओं का जोड़ क्या तीसरी से बड़ा नहीं होगा। हम जानते हैं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ सदैव तीसरी से बड़ा होता है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, क्या AD + BE, इसकी जगह क्या लिखूंगा, ये दोनों का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो इसकी जगह मैं छोटा रखा हूं। अरे मान लो तराजू है, तराजू में इधर बाट पड़ा है और इधर सामान पड़ा है, ठीक है, अब इस सामान में से मैं थोड़ा सा हटा दूं, मान लो 50 ग्राम भी यदि कम कर देता हूं, देखिए एक सेकंड, दो चीज है, हम जानते हैं कि इन दोनों का जोड़ तीसरी से, कोई भी दो भुजाओं का जोड़ त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से हमेशा ही बड़ा होता है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा कम कर दूं, भाई ये AB यहां रखना चाहता हूं, AB इन दोनों के जोड़ से तो कम ही है, कम है तो मैं कम रखूंगा, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, यानी तराजू है, तराजू में से सामान में से कुछ 50 ग्राम बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये पड़ा ऊपर, ये भारी, भारी कौन सा होगा ये, तो ये भारी हो गया 3/2 AB। आप यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या चौकी लगा करके लिख देना साइड में, चूंकि त्रिभुज ABG में क्या है, AG + BG इज ग्रेटर AB, ये चीज कारण लिख देना और ये आपका सिद्ध हो गया। एक बार इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या कह रहा है, दोबारा बता देता हूं। ये कह रहा है कि ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों माध्यमें G पर प्रतिच्छेद करती है, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि AD + BE जो है 3/2 AD। तो सबसे पहले आपने जो दिया है वो लिख दिया, सिद्ध करना है वो लिख दिया। प्रूफ में क्या करोगे आप, ये जो AD है इस AD को आप क्या लिख सकते हो, AG + GD लिख सकते हो, लिख दिया, इसी पर ये लिख दिया। अब AG का भाग लगा दो, AG का भाग लगाओगे तो AG से AG कट गया, यहाँ AG का भाग लग गया। अब ये एक भाग है और आप ये जानते हो कि ये एक भाग होता है, ऊपर वाला 2 भाग होता है, तो 1/2, कुल मिला के 3/2 हो गया, तो AD बराबर क्या हो गया 3/2 AG हो गया, समीकरण 1 लगा दो। इसी प्रकार आप इस BE के लिए भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जो BG है, जो BE है वो BG की 3/2 होनी है, सेम एक की तरह 2 को लिख दिया, अब दोनों को जोड़ दिया तो ये चीज आ गई, ठीक, यहां कॉमन ले लिया तो ये चीज बन गई। अब चूंकि आप इस त्रिभुज को देखिए,
इस त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं का जोड़ तीसरी से हमेशा ही बड़ा होगा, तो मैं इन दोनों की जगह छोटा मान रख रहा हूं भाई, तीसरी भुजा रख रहा हूं, तीसरी भुजा रख रहा हूं, तो आपका ये साइन यहां काम में आ जाएगा, यानी बराबर की जगह ग्रेटर का चिन्ह हो जाएगा यहां। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ये कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की एडी यानी दिया हुआ क्या है आपको दिया है कि कोई एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें एडी बीई और सीएफ माध्यिका है जो जी पर प्रतिच्छेद करती है। कहां करती है? जी पर प्रतिच्छेद करती है। तब आपको ये चीज सिद्ध करनी। तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बीई व सीएफ जी पर प्रतिच्छेद करती है, जी पर प्रतिच्छेद करती है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है आपको? करना है 4 गुणा एडी प्लस बीई प्लस सीएफ बड़ा है 3 गुणा एबी प्लस बीसी प्लस एसी। बहुत ही सिंपल है। अभी जो पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम वही काम में लूंगा मैं। तो प्रूफ में लिख रहा हूं, प्रूफ देखिए प्रूफ में क्या होगा। क्या आप जानते हो कि जो एजी प्लस जीडी का जो जोड़ होने वाला है वो क्या होने वाला है? एजी प्लस जीडी का जोड़ होने वाला है वो एडी होने वाला है। एजी का भाग लगा दीजिए तो एजी बटा एजी प्लस जीडी बटा जीडी, सॉरी एजी और एडी बटा एजी। ये आपको पता है कटने वाला है, ये एक हो गया, ये आपका एक भाग है, नीचे 2 भाग है भाई, ये एक भाग है, ये 2 भाग है, एडी बटा एजी। यहां से क्या हो गया? ये हो गया 3/2 एडी बटा एजी। तो एडी बराबर क्या हो गया? एडी बराबर हो गया 3/2 एजी। इसको समीकरण 1 लगाइए। आपने क्या सिद्ध कर दिया? आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाल लिया कि जो एडी है वो इस बड़े वाले भाग का 3/2 गुना है। तो इसी प्रकार में लिखूंगा, इसी प्रकार क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? कैसा? कि भाई मैंने ये यहां पर समीकरण 1 में ये चीज निकाल दी कि जो माध्यिका है वो अपने बड़े वाले भाग की 3/2 गुनी होती है। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि बीई ये माध्यिका अपने इस बीजी की 3/2 गुनी होगी? इसको समीकरण 2 लगा दीजिए। क्या मैं इस सीएफ के लिए नहीं लिख सकता कि सीएफ 3/2 होगी बड़े वाले भाग है जीसी की या सीजी की? समीकरण 3 लगा दीजिए। ठीक है, अब भाई क्या करूं? अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ूंगा, 2 और 3 को जोड़ूंगा और 1 और 3 को जोड़ूंगा और फिर उनका जोड़ कर दूंगा तो अपना उत्तर आ जाएगा। देखिए क्या करना है। 1 + 2 करने पर तो एडी प्लस बीई, भाई समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड एडी है, समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड बीई है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? 3/2 एजी प्लस 3/2 बीजी। यहां से क्या हो गया भाई? एडी प्लस बीई बराबर हो गया 3/2 एजी प्लस बीजी। ठीक है, अब देखिए चूंकि आप जानते हो, चूंकि त्रिभुज ए बीजी में, एबीजी में देखो भाई क्या है? एजी प्लस बीजी। अरे इस त्रिभुज में ए बीजी में इन दोनों भुजाओं का जोड़ तीसरी से ज्यादा होगा? नहीं, ज्यादा होगा एबी से, या नहीं होगा? तो इसलिए एडी प्लस बीई बड़ा होगा 3/2 एबी से। ये चीज होगी कि नहीं मेरे को तो ये बता दो आप।
क्लियर है? अरे बड़ी होगी। अरे सेम ये पहले जो मैंने पहले क्वेश्चन किया है ना वही है, इतना तो सेम वो की वही चीज की है मैंने, कुछ भी नहीं किया। अब मैं इसी प्रकार लिख के लिखूंगा, इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या, अब देखिए सिमिलरली लिखूंगा इसी प्रकार। देखिए AD प्लस BE, देखो AD प्लस BE, ये माध्यिका इस माध्यिका का जोड़ क्या आया, बटा आया 3/2 AB से। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता, देखिए ये और ये दोनों के सामने वाली ले रहा हूं, तो मैं इसी प्रकार लिख दूंगा। देखो चलो एक काम कर लेते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो 2 और 3 को जोड़ दो, 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, BE प्लस CF। BE कौन सी है, BE ये, और CF कौन सी है, ये। तो दोनों के सामने क्या मिलेगा, BC मिलेगा क्या, अरे BC मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ूंगा तो BG और CG, ये तो आपका BC इज ग्रेटर BC। यदि 2 और 3 को जोड़ूंगा ना तो सेम ऐसे ही काम करेंगे, यही, तो ये चीज मिल जाएगी। एंड इसको समीकरण लगा दो आप, सॉरी इसको तो लगा दो 4, इसको लगा दो 5, और एक और लिख दो। आप 1 को और 3 को जोड़ो तो AD प्लस CF बड़ा मिलेगा आपको AC से, किससे, AC से, समीकरण 6। अब 4, 5, 6 को जोड़ दो, स्क्रीन तो आ रही है, कट तो नहीं रही। 4, 5, 6 करने पर, 4 जोड़ 5 जोड़ 6 करने पर क्या मिला, देखो AD प्लस BE प्लस BE प्लस CF प्लस AD प्लस CF इज ग्रेटर, सॉरी ये 3/2 भी है साथ, 3/2 AB प्लस 3/2 BC प्लस 3/2 AC। अब देखिए ऊपर देखिए आप इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए समीकरण का, AD 2 बार आ रहा है, BE 2 बार आ रहा है, CF 2 बार आ रहा है, तो मैं 2 गुणा AD प्लस BE प्लस CF कर देता हूं, और यहां से 3/2 कॉमन ले लेता हूं, यह आपका AB प्लस BC प्लस AC। यहां से क्या चीज हो जाएगी भाई, यहां से मैं चलो यहां लिख देता हूं, ये यहां से ये जो 2 है इधर गुणा हो जाएगा, तो 4 AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर 3 AB प्लस BC प्लस AC। ये चीज करनी थी, हो गई भाई। कुछ भी नहीं करना है, जो पहले वाली प्रमेय ना, पहले वाली प्रमेय में भी आप सब कुछ छोड़ो ना, सीधा सीधा याद ध्यान रखो कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस AD को AG का 3/2 गुना, और इस BE को BG का 3/2 गुना, इसी प्रकार इस CF को CG का 3/2 गुना। समीकरण 1 2 3 मिल गई। अब आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, किसको जोड़ने वाले हो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो ये चीज मिलेगी, यहां से 3/2 को मिल लोगे, ये चीज मिलेगी। क्योंकि आप इस त्रिभुज में देखो इन दोनों भुजाओं का जोड़ इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, तो आपने इन दोनों की जगह ये छोटा मान रख दिया, तो ये समीकरण 4 बन गया। अब इसी प्रकार आप 2 और 3 को जोड़ोगे समीकरण 5 मिलेगा, 3 और 1 को जोड़ोगे समीकरण 6 मिलेगा। अब आप 4 5 6 को जोड़ दोगे तो ये चीज मिल जाएगी, सीधा हो गया। एक क्वेश्चन हो रहा है वो और देख लेते हैं। देखिए आपकी इस एक्सरसाइज का मैं लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आपको बोला था कि 3 क्वेश्चन है, 3 में 2 मैंने बता दिए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 माध्यिकाओं का जोड़ सदैव तीसरी से ज्यादा होता है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 माध्यिकाओं का जोड़ तीसरी से सदैव ज्यादा होता है। यानी आपको यहां दिया हुआ क्या है, आपको एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें AD BE और CF 3 माध्यिकाएं हैं। साथ में
आपको सिद्ध क्या करना है कि किन्हीं भी दो माध्यिका, आपके पास तीन माध्यिका है, इन दोनों का जोड़ इससे ज्यादा है, इन दोनों का जोड़ इससे ज्यादा है और इन दोनों का जोड़ इससे ज्यादा है, ये चीज सिद्ध करनी है। क्लियर? आप एक चीज सिद्ध कर दीजिए, अपने आप सिद्ध हो जाएगा, फिर लास्ट में लिख देना इसी प्रकार। ओके, तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ कुछ रचना करनी पड़ेगी। ये इतना मैटर तो आपको दिया हुआ है। रचना क्या करेंगे, एक एच बिंदु यानी एडी को एच तक इस प्रकार बढ़ाया, एडी को एच तक इस प्रकार बढ़ाया कि एजी और जीएच बराबर हो जाए, और फिर एच को हम ये इस रेखा को क्या करेंगे, एच तक बढ़ाएंगे और एच को बी और सी से मिला देंगे। ये चीज समझ में आ गई होगी। रचना क्या है, एडी को एच तक इस प्रकार बढ़ाया कि एजी बराबर ए एच सॉरी जी एच व एच को बी व सी से मिलाया। क्या रचना किया आपके सामने है, क्या किया, कुछ भी नहीं है, जो एडी है ना इसको एच तक बढ़ा दो। कैसे बढ़ाओ कि एजी बराबर जी एच हो जाए और एच को बी व सी से मिला दो। तो इस प्रकार का जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डायग्राम बन गया आपका। अब यहां पर आप त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए बी एच में देखिए ए बी एच, कौन सा त्रिभुज ले रहे हो, ए बी एच। ये ए बी एच ये त्रिभुज ले रहे हो। इस त्रिभुज में देखिए ये एफ जो है मध्य बिंदु है, नहीं ये भी बुझा दो क्योंकि माध्यिका सीएम माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु हो गया। और साथ में आपने रचना से देखा कि इसमें जो जी बिंदु है वो ए एच के बीच में मध्य बिंदु है रचना से। तो आप यहां क्या देख रहे हो कि ये एफ जी जो है यानी एफ और जी को मिलाने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, कोई भी त्रिभुज है इसके किन्हीं भी दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो देखिए यहां पर त्रिभुज ए बी एच में लिख देता हूं एफ ए बी का व जी ए एच का मध्य बिंदु है। क्या लिखा, जो एफ है ना वो तो ए बी का और जो जी है वो ए एच का मध्य बिंदु है। चूंकि ये है इसलिए तो दे रहा है हाँ? इसलिए एफ जी समांतर होगा बी एच। भाई हम जानते हैं कक्षा 9 में प्रमेय आई थी कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, उसकी आधी होती है। तो हमने यहां बोल दिया कि एफ ये मध्य बिंदु की परिभाषा से यानी माध्यिका की परिभाषा से एफ ए बी का मध्य बिंदु हो गया और जी जो है वो ए एच का रचना से मध्य बिंदु हो गया। ठीक, तो इसलिए क्या हो गया, ये एफ जी बी एच के समांतर हो गई। तो भाई एफ जी और ये जी सी तो एक ही रेखा है, तो क्या मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं, अतः क्या जी सी समांतर है, अरे भाई ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, तो क्या ये नहीं होगी, होगी ना, तो बी एच समीकरण 1 लगा दो इसको। ठीक, क्या क्लियर हो गया कि जीसी जो है वो बी एच के समांतर है। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज
ACH में, ACH में देखो भाई, चूंकि जो E है वो AC का मध्य बिंदु है मात्रिका की परिभाषा से, E AC व G AH, सॉरी यहां लगा तो का मध्य बिंदु है नहीं है? मध्य बिंदु है, इसलिए वही त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले, तो ये त्रिभुज बन गया आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ACH, इसमें ये आपकी G और E को मिलाने वाली रेखा HC के समांतर होगी, तो लिख दीजिए GE समांतर होगी HC। अतः जब भाई मैं GC बोलूं तो क्या इसको BG नहीं बोल, G लिख रहा हूं तो GE को BG नहीं लिख सकता क्योंकि एक ही रेखा तो है, इसलिए BG समांतर है HC। समीकरण 2 देखो क्या हुआ, ये तो ये और ये आपस में समांतर होगी समीकरण 2 से, और ये समीकरण 1 से आपस में समांतर होगी, तो 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, BGCH एक समांतर चतुर्भुज है। हुआ नहीं हुआ भाई? ये आमने सामने भुजाएं समांतर है तो समांतर चतुर्भुज में तो होता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं। त्रिभुज BGH में देखो कौन सा ले रहा हूं, BGH, ये त्रिभुज ले रहा हूं BGH। इसमें आप देखिए, क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं कि हम जानते हैं कि इन्हीं दो भुजाओं का जोड़ 30 से ज्यादा होता है, तो BG प्लस HC या GH या HG कुछ भी बड़ा है किससे, BH से। क्लियर है ना? अब देखो भाई, इस BG की जगह तो BG को ही रहने दो साथ, ये HG जो है HG या GH, ये देखो, चलो इसको GH लिख दो ना, चाहिए GH। रचना से देखो GH किसके बराबर है, AG के बराबर है, तो इसकी जगह AG लिख दो, ठीक। और BH देखो किसके बराबर है, BH GC के बराबर है नहीं, BH GC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं, तो GC या CG। कारण लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या, GH बराबर है AG रचना से, वह BH बराबर है GC समीकरण 1 से। ये बात क्लियर हो गई नहीं? अरे भाई GH AG के बराबर है रचना से, तो यहां तो AG लिख दिया GH की जगह, और BH बराबर है GC, ये समीकरण 1 से यानी समांतर बुझाए हैं आपस में, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा भाई, मेरे को तो इनकी मात्रिकाओं में रिलेशन देखना है। क्या मैं BG की जगह, BG कौन सा है, BG ये है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, 2/3 भाग है किसका, BE का। देखो कुछ नहीं किया, आप जानते हो कि ये 2 भाग है, पूरा 3 भाग है, तो 2/3 भाग है कौन, BG किसका, BE का, प्लस AG का है, AG ये भी आपका 2/3 भाग है AD का, और ये आपका 2/3 भाग है CF का।
चलो 2/3 कॉमन लेकर के काट देते हैं। तो थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूं इसको, हो सकता है स्क्रीन कटे नीचे से। देखिए 2/3 कॉमन लूंगा तो यहां बचा BE प्लस AD ग्रेटर 2/3 CF। 2/3 से 2/3 गया, क्या आया? BE प्लस AD बड़ा है CF। कहने का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज की कोई दो माध्यिका तीसरी माध्यिका से सदैव बड़ी होती है। त्रिभुज की कोई दो माध्यिका तीसरी से सदैव बड़ी होती है। तो नीचे एक लाइन लिख सकते हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की कोई दो माध्यिकाएं तीसरी माध्यिका से सदैव बड़ी होती है, या ऐसा लिख दीजिए इसी प्रकार। ये तो सिद्ध हो गया ना, कौन सा? BEAD पहला सिद्ध हो गया, बाकी दो सिद्ध और हो जाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, एक बार दोबारा से देख लीजिए इसको। एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC जिसकी तीन माध्यिका AD BE और CF है, एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद कर रही है। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख दीजिए। सिर्फ क्या करना है कि इन दो माध्यिकाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है। रचना में क्या कर दिया, इस AD को आगे बढ़ा दिया H तक, कैसे कि ये और ये बराबर हो, AG बराबर GH हो, और H को B में C से मिला दिया, ये रचना में कर दिया। अब इस त्रिभुज को उठाया ABH को, इसमें आप देख रहे हो कि F AB का मध्य बिंदु है, G रचना से AH का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने की वजह से हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधी होती है। तो ये इसके समांतर होगी, यानी FG समांतर होगी BH के। तो FG समांतर हुई BH के, तो GC भी समांतर हो जाएगी BH के। समीकरण एक लगा दिया। इसी प्रकार इस त्रिभुज को उठाया, इसमें GH का मध्य बिंदु है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ये समांतर इसके। जब ये समांतर इसके तो ये समांतर इसके, तो हम एक और दो से बोल देंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया BGCH। ठीक है। अब हम इस त्रिभुज को उठा रहे हैं BGH को, इसमें BG जोड़ GH, यानी कोई दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा होता है, हम जानते हैं। तो ये कर दिया। GH हमने रचना से GH को AG के बराबर लिख दिया और समीकरण 1 से BH को CG के बराबर लिख दिया। BG की जगह 2/3 BE लिखा जा सकता है, AG की जगह 2/3 AD लिखा जा सकता है, CG की जगह 2/3 CF लिखा जा सकता है। 2/3 कॉमन लेकर के काट दिया, तो ये आपका सिद्ध हो गया। थैंक यू। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना इस चैप्टर में। यदि आपने जो इस वीडियो में मैंने बताया यदि उतना कर लिया तो 4 नंबर आपके क्लियर है, कोई काटने वाला नहीं। थैंक यू। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी 10वीं क्लास के जो बंदे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उन सबको ये 4 नंबर का टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाए। थैंक यू।